हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं की हिंदी की अध्याय 9वीं, ठीक ना, जो कि नवंबर सिंह द्वारा लिखा गया प्रगीत और समाज अध्याय का नाम है। इससे पहले जितने भी अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है दो, तो उन सबको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, चाहे कि आप लोग वहाँ से उसको जरूर देख लें, ठीक है। बातचीत से शुरू करके पूरा अंतिम तक हमने उसे कवर किया है। यहाँ तक पिछले चैप्टर का 8 चैप्टर तक हमने पढ़ा दिया उसे, ठीक ना। तो सिपाही की माँ तक आप उसे जाके देख सकते हैं। और आगे, ठीक ना, जो भी बचा है उसे हम लगातार डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर, और हमेशा ही होते रहेगा, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो रोज वीडियो आता है उसे आप देख सको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। ये जो इनका जो पहले समझ लीजिए, प्रगीत और समाज जो लिखे हैं, ये आलोचनात्मक निबंध है एक टाइप से, ठीक ना, जो कि उन लोगों का आलोचना की है जो बहुत ही छोटा कविता लिखते हैं। 2-4 लाइन में जो समाज में देखते हैं कविता चल रहा है, तो मुख्य रूप से ये इस निबंध में उसी का आलोचना की है कौन, नवंबर सिंह जी। ये बता रहे हैं कि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, या फिर अभी भी कुछ कवि ऐसे हैं जो लंबे लंबे कविता लिखते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे भी कवि हो गए हैं ज़्यादातर जो कि बहुत छोटे छोटे कविता लिखते हैं और समाज का दुरुपयोग करते हैं समाज में इसका। तो चलिए इसका शुरू करते हैं सबसे पहले नवंबर सिंह का। तो सबसे पहले प्रगीत और समाज इसका शीर्षक का नाम है, और है कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त हैं। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिगत और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कवियों की चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलता है। क्या कह रहे हैं कि आज हमारा आलोचना भी हो सकता है पर मतलब कि बहुत बड़ी बात भी है, लेकिन फिर भी हम ये अच्छे उठा रहे हैं जोखिम, और खास करके उन कवियों की ओर ध्यान दे रहे हैं जो समाज के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत आत्मपरक के कारण ललित अथवा प्रगीत का काव्य कोटि को लिख रहे हैं, जो कि गलत है। और ये सामाजिक व्याख्या करना चुनौती इन्हीं की ओर क्या कर रहे हैं, ध्यान दिलवा रहे हैं, ठीक ना। कौन, नवंबर सिंह कह रहे हैं कि आज हम जोखिम लेके भी हम इन कवियों के बारे में बताएंगे, ठीक ना। सबसे पहले कविता में जहां तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रसरण है, समांतर दृष्टि क्या है, प्रधान काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। मतलब जब भी हम कविता की ओर ताकते हैं तो प्रधान काव्यों पर, जैसे प्रमुख काव्य हैं, जैसे कि हो गया, आप मान के चल सकते हैं तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, ये सभी मतलब एक तरह से कवि ही हो जाते हैं। और तो लंबी कविताओं की ओर जाती है, और क्या है, प्रधान काव्य और लंबी कविताओं की ओर जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ शब्द थे, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। प्रगीत धर्मी कविताओं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है और न इसकी अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वो अत्यंत नितांत व्यक्तिगत और आत्मपरक अनुभूति की अभिव्यक्ति मात्र है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम बड़ी कविताओं को देखें तो सामाजिक ठीक है, लेकिन अगर इन प्रगीत धर्मी कवियों को देखें और उनकी छोटी कविताओं को देखें तो वो व्यक्तिगत ही पर्याप्त समझी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। वो अपना अभिव्यक्ति बस लिखते हैं, उनके मन में जो चल रहा होता है बस वो लिख देते हैं 2-4 लाइन में, और कुछ नहीं, दूसरे को समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। ये बता रहे हैं नवंबर सिंह ऐसा। तो अब आगे देखिए, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रधान काव्य में थे। क्या बोल रहे हैं, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी क्या थे, प्रधान काव्य में थे, क्योंकि प्रबंधन काव्य में थे, क्योंकि प्रबंधन काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। क्या होता है, मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य किसमें होता है, प्रबंधन काव्य में होता है। सूर सागर, ये सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य खंड जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। भी उन्हें इसीलिए पीढ़ी सीमित लगा क्योंकि वह गीत काव्य, मतलब कि वो गीत गाते थे, किन पर, कान्हा पर गाते थे, सूरदास से गीत। इसका साफ साफ वर्णन नहीं किया, आप आगे पढ़ेंगे तो इसका पता चलेगा। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसीलिए थी कि कला की पूरक के कारण यूरोप में क्या बोल रहे हैं, यूरोप में प्रगीत मुक्त, ठीक ना, लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी की जमाना यह बता कहा जाने, मतलब ये कह रहा है कि यह बताकर कहा जाने लगा है कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो, होता है, यानी कि इतिहास का कुछ प्रमाण भी मिला होता है। मतलब कहते हैं, अब वो जो कवियाँ हैं वो सब क्या बहाना बनाते हैं कि जो छोटा कविता लिखते हैं कि लंबी कविता पढ़ने को किसी को फुर्सत कहाँ है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी को लंबी कविता पढ़ने की फुर्सत कहाँ है, इतिवृत्त भी मिला होता है जिसमें। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देना चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत पुस्तक में संभव हो। क्या बोल रहे हैं, आपको बहुत सारा सामग्री जुटा के एक पुस्तक बना के उसमें रख देना चाहिए सभी कविताओं को, जिसमें छोटे छोटे कविताओं 5-6 लाइन का सब उसमें हो, ठीक ना। अब बता रहे हैं, इसी प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले, इसी प्रकार काव्य में
काव्य में अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई है, ठीक ना। इसीलिए जो ही प्रसाद की शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, पेशोले की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामयानी और निराला की राम की रक्त शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यान कभी सामने आए तो आश्चर्य शुक्ल संतोष व्याख्या किया जाए। मतलब क्या है कि अगर उन लोगों का अगर काव्य सामने रख दिया जाए तो अभी लोग आश्चर्य करने लगेंगे और बोलते हैं कि छोटे छोटे कविता गाओ, उनसे अच्छा गा लेते हो, ऐसे मतलब कि कुछ कहना चाह रहे हैं उसी प्रकार से। स्वीकार करना चाहता हूं कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान का व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्ति बोध की लंबी कविताओं जैसे वस्तुपरक नाटक धर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रतीक धर्मी छोटी प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता संभावनाओं का पूरा एहसास न था, ठीक है। लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह है कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविता की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी, एक ऐसी क्या थी, प्रबल प्रवृत्ति थी जो या समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी इसीलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर नियमित एकांकी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक वाक्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविता का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। मतलब बोल रहे हैं कि मुक्तिबोध जो है ना, गजानन मानव मुक्तिबोध, इनका भी एक प्रसंग आता है जन जन का चेहरा, एक काव्य खंड में आप देख लेना, बुक में पता चल जाएगा। तो उनका देखो कविता वो बहुत लंबे लिखते हैं। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं ना इनामवर सिंह की जो मुक्तिबोध भी तो कविता लिखते हैं, तो उनका कविता कैसे बड़ा होता है, वो तो समाज पर लिखते हैं और सभी की भलाई के लिए लिखते हैं और बड़े कविते मुक्तिबोध जी लिखते हैं, ठीक ना। इन्हीं के बारे में बता रहे, किंतु इनके बाद ऐसी समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता है, ठीक ना। मतलब किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच सकती है जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थक है। आगे देखते हैं। इस दिशा में पूर्ण विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से मिला। मतलब कह रहे हैं कि इसको लिखने से पहले मुझे सबसे पहले प्रेरणा मुक्तिबोध के काव्य से ही मिला। मुक्तिबोध के ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी हैं, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। वो कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है, ठीक ना। किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की आत्मपरक है। तीव्रतम रूप रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाटक धर्मी, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी, जैसे जैसे सहर्ष स्वीकार है। मतलब कह रहे हैं कि उनकी कविता ऐसी है, छोटी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी है। लंबी कविताओं तो लिखते ही, लेकिन छोटी कविता भी मुक्तिबोध की बहुत अच्छी है, जो कि बहुत ही नाटकीय एकालाप कहा जाए तब पर भी वो शुद्ध प्रगीत भी, जैसे क्या है, सहर्ष स्वीकार है। मतलब उस प्रकार से उनका बड़ाई कर रहे हैं किनका, माधव मुक्तिबोध की कविताओं का। अब देखिए, तो मैं तुम लोग से दूर हूँ। क्या बोल रहे हैं, मैं तुम लोग से दूर हूँ, जैसे कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है। मतलब इनका बारे में बता रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में कि मैं तुम लोग से दूर हूँ। निसंदेह उसमें केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी क्या है, कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तु भावों की है, ठीक ना। जहाँ नाटकीय है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों के गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होती है या बिंब बनकर या विचार बनकर। इसी प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमत का मुक्तिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। जो उनकी क्या करती है, प्रत्येक मुक्तिबोध की जो है गजानन मानव मुक्तिबोध की प्रत्येक कविता को क्या करती है, वो शक्ति प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है काव्य के प्रगीत
का व्यक्तित्व, क्या है, काव्य के प्रगीत नामक का व्यक्तित्व यह नई कविता उन प्रगीत नायकों के एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण में यथार्थ संक्षिप्त है। मतलब कि कह रहे हैं कि जो जैसे कि गजानन माधव मुक्तिबोध भी संक्षिप्त कविता कभी कभी लिखते हैं, लेकिन ये उन लोगों से अच्छा रहती है, क्योंकि वो लोग जो है उनको अंदर से उस चीज के बारे में संक्षिप्त जानकारी होती है। वहीं गजानन मुक्तिबोध को अपनी संक्षिप्त कविता की भी बहुत विस्तृत जानकारी होती है और उसे विस्तृत ढंग से वो लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी छोटा ही रहने देते हैं उसे। अब आगे देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये आत्मपरक प्रगीत भी नाटक धर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को परिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर्गत उस मात्रा में घुला लेते हैं जितना उस यथार्थ को एकत्रित जितना इसको एकत्रित बुद्धता के लिए आवश्यकता है। इसी प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुपरक यथार्थ अपने चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब तक आप आत्मपरकता नहीं कर लेते, जब तक आप क्या बताइए, कैसे बताइएगा। मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध संभवतः हमारे ध्यान उन्हीं समान धर्मी एक अनेक कवि त्रिलोचन की ओर जाती है। अभी त्रिलोचन के बारे में करें, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज्यादातर सनाते और गीत ही लिखे हैं। क्या लिखे? ज्यादातर त्रिलोचन जो लिखे हैं गीत ही लिखे हैं। कहने के लिए तो ये प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन में काव्य सारस में मिलते हैं वो अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब ये आप बताना चाह रहे हैं कि हम कोई छोटी कविताओं के विरोधी नहीं है, उसका जो उसका सारांश होता है बहुत संक्षिप्त होता है, उसे समझ ही में नहीं आएगा, बस अपने प्रति लिखिएगा तो उसका सही मतलब नहीं। त्रिलोचन भी तो छोटा कविता लिखते हैं, मुक्तिबोध भी तो कभी कभी छोटा कविता लिख देते हैं, लेकिन उनमें इतना पीछे उसकी इतनी गहराई होती है कि इंसान समझना चाहे तो उसका अनेक अर्थ निकाले। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं जिसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता है तो एक दो शब्दों में, एक दो लाइनों में बस, मतलब इस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं, हम बस एक्स्ट्रा इसको जोड़ दे जा रहे थे ना। किंतु इस भास्वर चित्रों को अंततः जीवांत बनाने वाली प्रगीत नायक एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद की कवि है, उस जनपद की कवि हूँ, क्या करें, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ, ठीक है, उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, कोई कविता है, ठीक है ना। संग्रह के उन आत्मपरक, क्या करें, संग्रह के उन आत्मपरक सानेतों में मिलता है वही कार्य त्रिलोचन है, वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निव्यक्तित्व कल्प सृष्टि है, जिससे नितांग व्यक्तित्व के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय, प्रतिनिधि क्या है, प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसा आत्मपरक प्रगीत समाज की यथार्थ की दृष्टि में अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपणन कहलाएगी। फिर क्या कहलाएगी? हिंदी कविता की स्थिति भी विपणन कहलाएगी। वैसे थोड़ा सा ये अध्याय है बोरिंग टाइप सा, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब हम समझ रहे हैं कि आप में हृदय की गहराइयों में कहीं ना कहीं पढ़ने की इच्छा है आप लोगों की, ठीक ना। तो हम चाहेंगे कि कोई जब तक पढ़ने में मजा भी आता है, किसी में नहीं भी आता है, तो हालांकि ऐसा पॉइंट खोजिए जिससे कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा मजा आए, ठीक ना। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, ठीक ना। प्रसंग बस यही नागा अर्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिमाएं बीच में आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं। क्या करें? प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीत की परिचित संसार में एक झटके में छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसी प्रेम तथा समता की निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के शिक्षकों के क्या है, सिर टिकाए चलने वाले अनुचिंतित और अनुताप नागा अर्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक के निष्कवच क्या बोल रहे हैं, पक्कर व्यक्तित्व उनके प्रगीत को विशिष्ट रंगों तो देती है निश्चित सामाजिक अर्थ में ध्वनित करता है। क्या बोल रहे हैं? निश्चित नागा अर्जुन भी इसी क्षेत्र में आते हैं जो कि सामाजिक अर्थ में उनका कविता ध्वनित करता है। एक नागा अर्जुन, तीन लोगों का जो बड़ाई किया ना, मुक्तिबोध का, त्रिलोचन का और नागा अर्जुन का, मतलब तीनों का कविता जो संक्षिप्त भी होता है तो वो प्राय समाज के लिए होता है, उसका अर्थ लंबे अर्थों में निकाला जा सकता है। आगे देखिए, प्रगीत काव्य प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागा अर्जुन के उल्लेख यदि कुछ लोग की भौएं उठे तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि, मतलब ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों का भौआ उठा, तना उनको अच्छा नहीं लगा, तो इसका कारण यह होगा कि एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है। मतलब कह रहे हैं कि इसका अर्थ यही हुआ कि एक नया प्रगीत धर्मी व्यक्तित्व वो भी है,
चिर परिचित प्रतिमाएं से नितांत भिन्न, अपनी व्यक्तित्वता के विशिष्ट में सामाजिकता में सामान्य, व्यक्तिवादी न तो हुए भी व्यक्ति विशेष, ठीक है, न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज के लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का। ये नए प्रगीत इस नए व्यक्तित्व से संभव हो सके। ये क्या करें, ये नए प्रगीत इस नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए प्रगीत धार्मिक कवि, क्या बोल रहे हैं, इस नए प्रगीत धार्मिक कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास के प्रगीत धार्मिक कवियों की सामाजिक भूमिका का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। बोल रहे हैं कि उनका भी सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक और निंदनीय नहीं होगा। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। बड़ा बेइज्जती किए हैं जी, लेकिन नाम नहीं लिए हैं किसी का, लेकिन कर रहे हैं अच्छा से। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य के, क्या बोल रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य के काव्योत्कर्ष में मानदंड प्रतिबंध काव्य के आधार पर बने हो, और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक, अरे क्या हो गया जी, कह रहे हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में, क्या बोले, कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योदर्श के मानदंड प्रबंधन काव्य के आधार पर बने हो, जहां प्रबंधन काव्य के ही व्यापक जीवन की प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी क्या कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तो का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जन सम्मान को बदलने की क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा में किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद व्यक्ति के अरण्य रोदन मात्र नहीं। क्या विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखा गया, आगे पढ़ेगा काव्यखंड में, सब हम पढ़ाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। यह तो मानस के मर्मी को भी मानते हैं। तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना क्या है, व्यक्त है, और उनकी चरम व्यक्तित्व भी, और क्या करें, उनकी चरम व्यक्तित्व भी परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। क्या दोहे और गेय पद ही कौन लिखे हैं? सभी जो है तुलसी, कबीर, मीरा, नानक, मतलब गुरु नानक, रैदास जी, सब क्या है, सब यही सब लिखे हैं, ठीक ना। दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए, क्या बोले कि यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए, तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से ही हुआ है। तो हिंदी कविता का पहला कवि कौन थे? विद्यापति, ठीक ना। विद्यापति याद रखना, ये पूछता है हिंदी में, ठीक ना। तो विद्यापति हिंदी कविता के पहले कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो वो जो शुरुआत किस चीज से किए थे? गीत से हुआ था, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों ने वाणी से हुआ। जिसका विकास आगे चलकर किससे हुआ? संतों और भक्तों के वाणी से, ठीक ना। जैसे कबीर क्या थे? संत थे। गुरु नानक क्या थे? संत थे। मीरा क्या थी? संत थी, ठीक ना। तो ये सब क्या थे? संतों से। और भक्तों कौन थे? तुलसीदास क्या थे? भक्त ही थे। सूरदास क्या थे? वो भी भक्त थे, मतलब संत ही हो जाते हैं और भक्त थी। तो गीतों के साथ हिंदी कविता उदय कोई सामान्यतः घटना नहीं, बल्कि एक नई प्रगीत आत्मकता लिरिसिज्म के लिए विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है। जबकि धमाके के मध्य युगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसका माधुरी सम्मानजनक के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोक भाषा की परिष्कृति प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ हुई। क्या है? लगभग सबकी अभिव्यक्ति साथ हुई है। प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेषण 20वीं सदी रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य के भिन्न रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है। एक नया क्या व्यक्तिवाद है? जो कि अपने बारे में से बताता है, उसे व्यक्तिवाद कहते हैं, ठीक ना। जहाँ समाज का बहिष्कार के द्वारा क्या करें? जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा क्या कर रहा है? सब समाज के बहिष्कार के द्वारा व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। जहां समाज के बहिष्कार, अभी देखते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर में भी, तुम ये कर लो, समाज को भूल जाओ, छोड़ दो सब दुनिया को, देखना अपना काम करो। तो मतलब क्या कर रहा है कि उन सबके बातों में ही अब क्या लगता है कि समाज का जैसे बहिष्कार सा हो रहा है, इसीलिए हमारा समाज उन्नति की ओर न जाके अवनति की ओर जा रहा है।
इन रोमांटिक प्रगीत के भक्ति काव्य जैसे तन्मयता भले ही ना हो, किंतु आत्मीयता और अतीन्द्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों के काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए हैं। अधिकांशतः उसने प्रबंधनात्मक काव्य ही लिखे जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन क्या है प्रबुद्ध जनों को जल्दी ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रगीत होने वाला रोमांटिक प्रगीत उस युग में चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थी और उनकी असामाजिकता को सच्ची सामाजिकता थी। वो क्या थी? उनकी असामाजिकता सच्ची सामाजिकता थी। मतलब सच है कि उनकी असामाजिकता सच थी और ये नुकसानदायक है जो कि व्यक्तिगत रोमांटिक कवि लिखते हैं। नहीं लावास्तविक पर लिखता है, दुनिया को छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब क्या क्या लिख देता है कुछ पता नहीं चलता है उसका। तो वो तो वही जाने वो जो लिखता है, ठीक है, पता नहीं क्या करेगा सब। आलोचकों की दृष्टि से सच्चे अर्थों में प्रतीकात्मक का आरंभ होती यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। मतलब क्या, प्रतीकात्मक का आरंभ वही रोमांटिक कवियों ने ही किया था जिसका आधार था समाज के विरुद्ध व्यक्ति, है ना। वही मतलब हो गया समाज के विरुद्ध व्यक्ति। किसी को कुछ पैसा कमाना है तो वो भी एकदम समाज का विरोधी हो जाता है। भाई सब चीज़ समाज में रह के संभव है और जब तक आप समाज में जुड़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ये मान लो। हम बता रहे हैं ना, अनुभव से बता रहे हैं और ऐसा ही है, बड़े बड़े लोगों का अनुभव है। जब तक आप समाज से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज को छोड़ना एक तरह से समाज से जुड़ना ही है। जैसे कि बहुत सारे, आपको ऋषि मुनि का उदाहरण ज़्यादा देते हैं क्योंकि मुझे ना उधर ज़्यादा थे इंटरेस्ट थे उस समय उन बातों में। तो देखो उससे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने घर भर छोड़ा है। तो घर भर किस लिए छोड़ते हैं? इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि उन्हें समाज से कट जाना है, वो इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो समाज से कट का समाज के हो सके। इसी प्रकार से कोई पैसा कमाना चाहता है तो उसे समाज से कतना नहीं पड़ता है भाई, समाज में रह के। ये सब तो बातें और ज़्यादा जरूरी है कि आप कुछ करना चाहते हो जीवन में तो आपको समाज को छोड़ना नहीं चाहिए, समाज को पकड़ना चाहिए, समाज की अच्छाई बुराई। क्योंकि देखिए समाज जो है, मेरा मानना है समाज व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति से ही मिलकर समाज बनता है। हालांकि यह बात भी सही है कि पहले समाज व्यक्ति का निर्माण करती है, क्योंकि जब वो बच्चा रहता है तो बहुत सारा व्यक्तियों ने मिलकर समाज को बना दिया रहता है। अब वो जो बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होता है, समाज का ही सुनता है, समाज का ही खाता है, समाज का ही बोलता है। तो जो असर उस समाज में है उस बच्चे के अंदर जाते रहते हैं। लेकिन देखिए कुछ बच्चे समझदार निकलते हैं जो कि अपने समाज की गलतियों को देख लेते हैं और वो बच्चे, अब उनका जिम्मा बनता है कि वो क्या करें, समाज को सुधारें। क्योंकि व्यक्ति ही समाज बना सकता है। अगर आप ये चाहे कि अगली समाज कुछ अलग हो हम सबसे, तो आप एक व्यक्ति प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति से तो हालांकि संभव नहीं कि समाज बने, समाज सही बन जाए। अभी तक ज़्यादा व्यक्तियों का क्या दिक्कत है? अगर वो समाज के विरुद्ध आचरण कर रहा है तो ये आलोचकों का ही कारण है। मतलब कि जो आलोचक ऐसे व्यक्तिगत रूप से लिखे हैं कि समाज को छोड़ दो, ये जो, तो बहुत सारे व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप समझदार हो, आप इसको समझ पा रहे हो, तो आप क्या करो, आप अभी से एक नए समाज के, नवीन समाज की रचना कर सकते हो। आपके समाज में अगर ईर्ष्या द्वेष ये सब ज़्यादा है भाई, तो आप उसे सुधारो ना। क्या करो, आप उसको सुधारो। आपकी जिम्मा बनता है कि आप उसे सुधार करो। अभी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कट हो, कुछ अपने लिए कर लो उससे, मतलब उससे हट के थोड़ा सा अपना कुछ मजबूत करो अर्थव्यवस्था, लेकिन उससे भूलना मत समाज को, क्योंकि आपका वो काम है कि आप समाज को सही दिशा में लेके जाओ। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा था, ये मेरा व्यक्तिगत राय था। तो जिसको अच्छा लगा हो तो अच्छा लगाओ, और नहीं तो कोई दबदबे की बात नहीं है। लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि आजकल का समाज बहुत ही ईर्ष्या द्वेषपूर्ण होते जा रहा है। तो आप लोग नवीन पीढ़ी है तो आप अभी से भी किसी दूसरे से ईर्ष्या ना करें। कोई दूसरा ऐसा कुछ करता है तो अगर आपको लगता है कि आप उसे समझाने योग्य है तब समझाने जाइए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक ना, आपको लगता है कि आप उसे समझा सकते हैं तब जाइएगा, लेकिन नहीं लगता है कि आप उसे नहीं समझा सकते हैं तो उसके पास कदापि मत जाइए उसे समझाने के लिए। नहीं तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आप हताश होकर बैठ जाइएगा और आप भी समाज विरोधी जैसा आचरण करने लग जाइएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले खुद को तैयार कीजिए। ठीक है, ये सब हम झेल चुके हैं इसलिए करें, इसलिए आप खुद पर ही काम कर रहे हैं ज़्यादा। तो पहले आप खुद को तैयार कीजिए, फिर आप समाज में जाइए। ठीक है, तो ये सही रहेगा। तो अब आगे चलते हैं। आलोचकों की दृष्टि से सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आरंभ यही है। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थ में क्या है? प्रगीतात्मक का आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। जिसका आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार क्या है? प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता का यही धारणा इतनी बद्ध मूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कवियों को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तित्व के आत्मपरक हो। मतलब अभी बोल रहे हैं कि समय भी वैसा आ गया कि उस व्यक्तिगत कवि को ही स्वीकार किया जा रहा है जो कि नितांत व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। ठीक ना, चूंकि इस प्रकार के व्यक्तिवादी को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और विकसित हो रही है। क्योंकि क्या बता रहे हैं, जिसने इसे जन्म दिया है उसे समाप्त होने की वजह और विकसित हो रही है पूंजीवादी और समाजवादी औद्योगिक ये सब। इसीलिए फिलहाल प्रगीत कविता इस मानसिक धारणा से ठुकराना संभव नहीं। क्या बोल रहे हैं? इस मानसिक धारणा को अब ठुकराना संभव नहीं हो गया। निश्चित ही
क्या बोल रहे हैं, निश्चित ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है, फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। फलतः अभी तो आजकल तो वैसे वैसे कवि बन रहे हैं, पता है, मतलब कि जिसको प्यार हो जाता है वो उसमें लिखने लगते हैं, उसके अच्छे में बहुत सारे ऐसे मतलब 1-2 लड़के 3-4 से मिले हैं, जिसको देखें कुछ हो गया तो वो अपना शायरी लिखने लग जाते हैं, जिसका पता नहीं कोई अर्थ निकल भी रहा है नहीं निकल रहा है, बस वो लेकिन लिखते हैं। हालांकि अच्छा है, लिखते लिखते इंसान को अनुभव होता है, लेकिन उसे सामाजिक रूप से सभी पर लागू करना उचित नहीं है। हाँ, आप लिखिए, अपने लिए लिखिए, लेकिन समाज के सभी व्यक्ति आप ऐसा लिखे तो सब ऐसा मानने लगे, ये सही नहीं है। बहुत सारे आप में उसी बच्चे ऐसे होंगे जो डायरी लिखते होंगे या फिर उनका शौक होगा, हाँ, तो आप अपने लिए लिखते हैं, जब तक आप उसको पूरी तरह से परख न लें, उससे पूरी तरह से सहमत ना हो जाए, उसे समाज में लागू करने की आप नहीं सोचिएगा, या फिर किसी को व्यक्तिगत राय देने की ऐसा कभी मत सोचिएगा, ठीक है। आपको लगता है तो आप उसकी पूरी तरह से तैयारी कीजिए, तह तक जाइए, उसे पूरा डीपली लिखिए, लगे कि हाँ आपने उसे विस्तार से 8-10 पन्ना में उसके बारे में चर्चा किया है, तब आप समाज के बीच जाइए, ताकि आपके पास बोलने के लिए कुछ रहे। 1-2 लाइन बोल के आप समाज का क्या परिवर्तन कर लीजिएगा। आप देखिए, व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर विरोधी के लिए लिया है। व्यक्तिवाद उतना आवश्यक नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी संघर्ष पैदा हुआ, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा हुआ। विरोधी का स्थान आत्म विडंबना ने ले लिया, विरोध का स्थान क्या ले लिया, आत्म विडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और उसके रचना विनाश के क्या है, पेचीदगी आई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी, इसके साथ ही आत्मेत्तर का दबाव भी। तथाकथित नई कविता को प्रतीकात्मक में आए नए मोड़ों और मरोड़ों के इस आलोचक में समझा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, इन नए मोड़ों को इन क्या है, और नए मोड़ों और मरोड़ों को इस आलोक में समझा जा सकता है। किस आलोक में, आप देखिए बताते हैं। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 में लिखी एक कविता याद आ रही है, जिससे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कविता इस प्रकार है, लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, क्या बोल रहे हैं, लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्या से, मतलब लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्या से, पलकें डूबी ही सी थी पर अभी नहीं, पलकी डूबी सी ही थी लेकिन पर अभी नहीं, कोई सुनता सा था मुझे कहीं, क्या बोल रहे हैं, कोई सुनता सा था मुझे कहीं, पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन में से ही मानो हार, क्या बोल रहे हैं, पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकार कई बार, क्या बोल रहे हैं, एकाकी उठ मुझे पुकार कई बार, मैं समाज तो नहीं न मैं कुल, क्या बोल रहे हैं, मैं समाज भी नहीं हूँ न मैं कुल हूँ, फिर भी मुझे पुकार, न मैं कुल जीवन कण समूह में हूँ मैं केवल एक कण, क्या बोल रहे हैं, कण समूह अगर देखा जाए तो मैं हूँ बस केवल एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा, बोल रहे हैं कि कौन सहारा मेरा कौन सहारा, अगर कण कण में देखा जाए तो मैं बस एक कण हूँ, मेरे जैसे असंख्य लोग हैं उनमें बस मैं एक हूँ, मेरा कौन सहारा मेरा, मतलब इसे समझ रहे, इसमें गहराई छुपी हुई है। अगर आप इसे देखिए, छोटा कविता है लेकिन इसके स्वरूप ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें गहराई छुपी हुई है, पकड़ पा रहे हैं कोई भी। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, मतलब कि हो सकता है भगवान को भी संबोधित कर रहे हैं या फिर कहीं और, मतलब इसका बहुत सारा अर्थ निकल रहा है एक साथ। अंतिम आशाओं की संध्या से, पलकें डूबी सी ही थी पर अभी नहीं, मतलब पलकें डूब ही रही थी लेकिन अभी नहीं, कोई सुनता सा था मुझे कहीं, मतलब कोई सुनता सा था मुझे कहीं, मतलब आप किस चीज के बारे में इसमें गहराई है। पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार, मतलब इसमें है ना कि एक कविता का बहुत सारा अर्थ निकल सकता है। एकाकी उठ मुझे पुकार कई बार, मैं समाज तो नहीं ना मैं कुल जीवन कण समूह में हूँ मैं केवल एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोनो का एक वाक्य याद आ रहा है, जिनके भाव यह है कि कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसकी एकांकीपन में मानवता की आवाज को सुनता है। वही ना कहें कि इसे कौन समझ सकता है, वही समझ सकते हैं जो इसे लिखे हैं। आप अगर समझना चाहिए, मैं समझना चाहिए, इसका क्या क्या अर्थ लगाइएगा, आप ही बताइए इसका क्या क्या अर्थ लगाइएगा। मैं तो बहुत सारा अर्थ एक साथ लगा सकता हूँ, देश के लिए हो सकता है, ईश्वर के लिए हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, ठीक ना, वियोग में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का इसका अर्थ निकलता है एक साथ। तो ये बता रहे कि इसका तो वो सिर्फ वही अंदाजा लगा सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस न करूंगा। ये बोल रहे हैं कि मैं इस कविता का व्याख्या करने का साहस न करूंगा, मेरे अंदर इतनी साहस नहीं है कि मैं इसकी सही व्याख्या कर दूं, लेकिन यह समाज के उस दबाव में भी महसूस किया जा सकता है, अपने अकेले होने के विडंबना को भी। और यही वो बिंदु है जो कविता की निराशा को बच्चन जैसी कवियों की सरल सपाट निराश से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। बच्चन पता है कौन था, जो बच्चन कवि का नाम लिया, अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन, उसके पिता थे कोई, उनका नाम हम भुला रहे हैं, उनका भी नाम था क्या बच्चन था, वो भी बहुत अच्छे कविता हुए थे ना, कवि हुए हैं वो भी। तो अमिताभ बच्चन का जो पिता थे उनके बारे में बच्चन जी वही उन्हीं के बारे में बोले हैं। इस शासक की स्थिति से
उबरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय में प्रगीतवादी सुझाया था। एक समय क्या सुझाया था? प्रगीतवादी। अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना, अंदर से एकदम बाहर निकल से जनता के पास जाना। निसंदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया भी। यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते थे। यहाँ तक कि परिणाम कविता के नितांत सामाजिक, क्या बोल रहे हैं कि परिणाम कविता के नितांत सामाजिक हो गई, और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रगीतात्मकता से नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई। क्या बोल रहे हैं? प्रगीतात्मकता से ही नहीं कवित्व से भी वंचित हुई। जल्दी ही रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद यह फिर वही क्या बोले अंतर्गुरुबा या फिर आत्मसंघर्ष। नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर्गुरुबा का रास्ता अपनाया तो मुक्ति बोध ने आत्मसंघर्ष का, जो मतलब बहुत सारे कवि ने अपने अंतर्मन की रास्ता अपनाया। तो क्या मुक्ति बोध क्या अपनाया? बाहरी संघर्ष का वो रास्ता अपना लिया, अंतः आत्मसंघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया। ठीक है, मुक्ति बोध ने प्रायः बही संघर्ष को झोंकता रहा। एक प्रगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आशय क्या हुए? उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि, क्या बोल रहे हैं? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच, क्या बोल रहे हैं? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही है जिनके ब्यौरे में जाने का समय संप्रीति नहीं है। प्रसंगवश इतना ही कहना काफी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा बोल रहे कि अभी कुछ साल पहले एक दशक यानी कि 10 वर्ष पहले आया था जब अनेक कवि अपने अंदर एक दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरोध में जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली थी। कब? वो स्वतंत्रता का समय होगा शायद। देखकर कविता को भी शर्म आए। गतिमय है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। बोल रहे हैं कि गतिमय है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। गणित मत है कि वह दौर जल्दी ही खत्म हो गया। अब आगे देखिए, पिछली 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में सिर्फ कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ ही परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा न क्रांतिकारी ही, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा क्या है? प्रयत्न विज्ञान अथवा पर्यावस्ती जैसे कुछ अवश्य हैं। ठीक ना? संयोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ। यह परिवर्तन किसके द्वारा घटित हुआ? इधर उभरने वाले युवा पीढ़ियों द्वारा। ये युवा पीढ़ी मतलब ऐसी कविता ज्यादा लिखते हैं का कहने का आशा है। लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों का किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। मतलब कह रहे हैं कि इसमें पहले के कवि का भी स्वर बदल गया है, इस कारण से उनका भी योगदान ऐसे कविताओं में है। इसे मैं एक नई प्रगीतात्मकता का उभार कहना चाहूंगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ को सामने करने में कोई झिझक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि की मजबूत खूंटा गढ़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को विराट पहाड़ के रूप में आंकने का हवस। बाहर छोटी सी घटना, स्थित वस्तु आदि पर नजर और कोशिश उसे अर्थ देने की मतलब क्या कर रहे हैं कि अभी के जो कवि हो गए हैं उन्हें ना अपने आत्मज्ञान को पाने का ही मतलब कोई लालसा रह गया है, ना बाहर के संघर्षों को खत्म करने के लिए अपने आप का योगदान देना है। बस वो लिखते जा रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं उन्हें भी पता नहीं। अब आगे देखिए, इसी प्रकार बाहर की प्रगीत स्वरूप क्या बोल रहे हैं? प्रक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली उस छोटी लहर को पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रोमांटिक ढंग से व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर क्या बोल रहे हैं कि न अपने अंदर सीमित कर मानसिक जुगली करने की निष्कृषित गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है। अपने और समाज के बीच क्या कर रहा है? रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है। और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक ढंग से क्या है? प्रतीकात्मकता के उभार का संकेत है। क्या है? एक तरह से प्रतीकात्मकता के उभार का वो संकेत। कहने का आवश्यकता नहीं है कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविताओं को नितांत व्यक्तित्व मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपरक कवियों की ओर आलोचकों की वापसी भी नहीं है। उन आलोचकों की ओर क्या है? वापसी भी नहीं है, जिसे पहले मुक्ति बोध ने इस साहित्यक की डायरी में और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमाओं में जड़ीभूत सौंदर्य भूति के रूप में तिरस्कृत किया था। मतलब कि उन लोगों का इन्होंने तिरस्कृत किया था अपने कोई कविता में, उसका वर्णन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यह
प्रगीतात्मक छंद की ओर लौटकर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती है कि मित्त कथन मतलब मित्त झूठा कथन में अति कथन मतलब लघु कथन छोटा से अधिक शक्ति होती है, और क्या बोलते ठंडे स्वर की तीसरी भी कभी कभार काफी गर्म होती है। ठंडे स्वर की भी तीसरी कभी कभार काफी गर्म होती है छोटे होने के कारण। आप बोल रहे हैं यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो इस नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की एक कविता से व्यक्त होता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया देखिए भाई क्या है, क्या बोल रहे हैं कि किनके बारे में बोले, केदारनाथ है वो कविता लिखा है कोई होगा। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, क्या सोचा, दुनिया को सोचा इन्होंने, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया को इसी हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए जैसा वो हाथ को अब अपना व्यक्तिगत विचार को कैसे समाज के सामने रखे हैं, समाज को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए। और देखिए दूसरा पहलू में क्या बोले, मुझे तो ये ठीक नहीं लगा, नंबर सिंह को ठीक लगा होगा तो उनका मत, मेरा मत तो एकदम बिल्कुल ये खत्म है। और दूसरा पहलू शरद बिल्लौरे की तय तो यही था कि कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हारकर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। क्या बोले, हारकर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ जाते। आसमान से फूल नहीं बरसे, क्या बोले कि आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया, और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। क्या बोले कि मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। देख रहे हैं क्या है, इसका अर्थ क्या निकालिएगा, हारकर मैं, इसका क्या अर्थ है, हारकर मैं समूचे तराजू पर ही चढ़ गया, आसमान से फूल नहीं बरसे, आसमान से फूल नहीं बरसे, उम्मीद कर रहे थे कि आसमान से फूल, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया, और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। मतलब समझे, नंबर सिंह 2 कविता दिखाए ना, दोनों छोटा छोटा, और ये दोनों को देखिए, इसका कोई अर्थ निकलता है, ये व्यक्तिगत राय को ऐसे थोप दिया है अपना कि मतलब किसी को समझ आए ना आए, दुनियादारी भाड़ में जाए। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को इसी हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, भाग गया। तो इसी के साथ हमारा अध्याय खत्म हुआ, ठीक ना। तो जो लोग भी मतलब इधर नहीं देखे हैं अध्याय 1 से लेकर 8 तक, ये 8वां अध्याय है, 9वां अध्याय है, तो वो लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। हम पूरा अध्याय का प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, फिर मेरी कोई ऐसी बात है जो आप लोगों को बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।